स्टडी चैम्प से हम सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 10 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का घूर्णन अचानक से तेज हो जाए तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवधि घट जाएगी। तो हमें पता है हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है और एक चक्कर पूरा करने में लगभग जो है 24 घंटे का समय लगाती है। इससे एक दिन और रात की अवधि जो है हमारी वो डिसाइड होती है। अगर पृथ्वी का घूर्णन जो है वो अचानक से तेज हो जाए, यानी कि इसकी जो रोटेशन है वो फास्ट हो जाए, तो पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में कम टाइम लेगी। ठीक है, इसलिए जो 24 घंटे से कम समय में दिन रात का चक्कर पूरा हो जाएगा हमारा। पहले कितना टाइम लग रहा था हमारा, 24 घंटे लग रहा था ना। अब मान लीजिए उससे क्या होगा, कम टाइम लगेगा ना 24 घंटे से, क्योंकि फास्ट घूमेगी। यानी कि हमारी जो दिन की अवधि है, यानी कि जो हमारा लेंथ ऑफ डे है वो हमारी घट जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर में हमारे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। स्टेटमेंट 1 है हमारी, विसरण गैसों में भी होता है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो विसरण, जिसे हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, ये हमारा क्या है, ये बेसिकली एक हमारी प्रोसेस है जिसके अंदर में जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, यानी कि जो हमारे जो मॉलिक्यूल या एटम होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो हमारे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फैलना स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी हमारी गैस होती है उनके पार्टिकल के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, हमें पता ही है सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस जो है हमारा बहुत कम होता है। फिर जो लिक्विड होते हैं उनके में और भी कम होता है, और जो गैसेस होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होता है। ठीक है, स्पेस। तो इस स्पेस की वजह से जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा होगी गैसों के अंदर में, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैसों के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। फिर स्टेटमेंट 2 है हमारी, तापमान बढ़ने पर विसरण की गति सामान्यतः बढ़ जाती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो जब भी हमने टेम्परेचर को जो है बढ़ा दिया, यानी कि ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे कण हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, और जो डिफ्यूजन की रेट है, यानी कि जो विसरण की दर है, वो हमारी बढ़ जाएगी। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। हमारा ऑप्शन है फाहियान गुप्त काल, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। फाहियान जो था ये एक चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है भारत में आया था। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो हैंसांग है ये हर्षकाल, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हैंसांग जो था ये भी चीनी यात्री था और ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत के अंदर में आया था। ऑप्शन सी है हमारा इत्सिंग हर्षोत्तर काल, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इत्सिंग जो था ये भी चीनी यात्री था। ये 7वीं शताब्दी के अंत में, और जो हर्षवर्धन के बाद का जो काल था ना उसमें भारत के अंदर में आया था। ऑप्शन डी हमारा मैक्सनीज गुप्त काल, ये हमारा गलत है, क्योंकि मैक्सनीज जो था ये मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ना कि गुप्त काल में। ठीक है, तो ये मैक्सनीज था ये यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर जो थे इनका राजदूत था, और इसने जो है फेमस पुस्तक इंडिका लिखी थी। तो इसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट है हमारी, बैंक ऋण देकर लाभ कमाता है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो बैंक क्या करते हैं, ये जो भी डिपॉजिटर होते हैं ना उनसे जो है पैसा लेते हैं और उन्हें जो है कम ब्याज देते हैं। ठीक है, और इसी पैसे को वो क्या करते हैं, किसी बड़े व्यापारी को दे देंगे ज़्यादा ब्याज पर, तो जो भी इंटरेस्ट रेट बनती है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं। हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को प्रभावित करती है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं और जो बैंक है वो इस डिपॉजिट को अपने पास में रखते हैं और लोगों को जो है लोन दे देते हैं उसी पैसे से। तो इससे क्या होता है, मनी की जो सप्लाई है ना वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो धन का प्रवाह है उसे वो कंट्रोल कर रहे हैं। इससे जो इकोनॉमी है हमारी उसकी ग्रोथ होती है, और जो हमारा इन्फ्लेशन है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तरीके से जो भी आरबीआई और जितने भी हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं ये मिलकर जो हमारी इकोनॉमी में जो कैश का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारी दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। तो रेलवे के एग्जाम्स के लिए आपको इसी तरीके के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना वो भी करने होंगे, जिससे मान लीजिए पेपर के अंदर कोई मुश्किल पैटर्न आता है तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे। सर्दियों में ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऊन में फंसी वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। जो हमारे ऊन का जो फाइबर होता है ना इसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारे हमारे जो है खाली जगह होती है या फिर बारीक जो है छिद्र होते हैं, जिसमें हवा क्या करती है वो जाती है और फंस जाती है। तो हमारी ऊन और जो हमारी हवा है ये दोनों ही क्या है, ये हमारे ऊष्मा के कुचालक हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है।
तो ये फंसी हुई हवा क्या करती है, एक थर्मल इंसुलेटर की परत बना लेती है, ठीक। इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर में जो प्राकृतिक गर्मी बनती है ना, उसको बाहर के जो ठंडा एटमॉस्फेयर है उसमें जाने से ये हवा रोकती है। तो हमारी जो ऊन है वो खुद कोई गर्मी पैदा नहीं करती, बल्कि जो हमारा शरीर है ना, उसमें उसके अंदर जो हीट होती है उससे बाहर निकलने से रोकती है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो वार्म रहती है। यदि किसी विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का वर्णन किया हो तो वो कौन हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सनीज। तो मैक्सनीज कौन था? ये एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वो पाटलिपुत्र में रहा था और उसने अपनी किताब इंडिका लिखी थी। इस किताब में उसने राजधानी पाटलिपुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में बताया है। नदी द्वारा निर्मित डेल्टा बनाने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अधिक अनुकूल होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक निक्षेपण। तो हमारी जो नदी है जब भी वो अपनी किसी उद्गम स्थान से निकलती है तो उसका जो रफ्तार है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन जब वो मैदानों में आ जाती है तो उसकी जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हो जाती है। तो जब ये नदी मान लीजिए जब ये क्या करेगी, समुद्र के अंदर में प्रवेश करने जा रही है, इसके अंदर में क्या होता है, इसकी रफ्तार तो कम होती है, तो अपने साथ में जितनी भी लाई गई, जितनी भी गाद, मिट्टी, रेत वगैरह, जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं ना, उन सबको क्या करती है, डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा हमारा क्या होता है, एक हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो कि नदी के मुहाने पे बनता है। कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक यानी कि टीबी। तो तपेदिक यानी कि जो टीबी है ये हमारे बैक्टीरिया से फैलती है, ठीक है। और इसको जो फैलाने वाला बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये मेनली जो हमारे फेफड़े होते हैं ना उसको प्रभावित करता है, और इसके बचाव के लिए बचपन में जो है BCG की जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है। इसके अलावा हमारा जो डेंगू है ये हमारा एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो जो खसरा यानी कि जो मीजिल्स है ये भी एक वायरस से फैलती है, और जो हमारा पोलियो है ये भी हमारा एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो ये कुछ बीमारी आपको याद रखनी है जो वायरस से फैलती है, जैसे हमारा डेंगू, ठीक है, मीजिल्स, पोलियो, रेबीज और चिकन पॉक्स। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक हो तो सामान्यतः वह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक स्थिर होगा। तो किसी भी अगर इकोसिस्टम के अंदर में अगर बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता होगी तो उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो है पौधे होते हैं, अलग अलग जो हमारे जानवर होते हैं, और हमारे जो अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं। इससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर यानी कि स्टेबल हो जाएगा। कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक अवशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए। तो कार्बन डेटिंग का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, जितने भी हमारे जो प्राचीन काल के जो अवशेष होते हैं या फिर जो जीवाश्म होते हैं ना, या फिर जो हमारी चट्टानें वगैरह होती हैं उनकी आयु का सटीक अनुमान लगाने के लिए करते हैं। इसके अंदर में हम लोग कार्बन 14 यानी कि C14 नामक जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका यूज़ करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कोई भी वस्तु या जीव जो है वो कितने वर्ष पुराना है। यदि किसी कला शैली में बुद्ध की प्रतिमाएं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हों तो उसका संबंध किस शैली से होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। तो मथुरा शैली जो है ये कुषाण काल के दौरान विकसित हुई थी, और इसके अंदर में लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा हमारी जो गांधार शैली थी इसके अंदर में हमारा जो घूसर पत्थर थे ना उनका उपयोग हुआ था, और ये जो है हमारी ग्रीक रोमन जो इन्फ्लुएंस है उसको दिखाती है। जो हमारी अमरावती शैली है इसके अंदर में जो मुख्य रूप से जो हमारा वाइट लाइमस्टोन है ना यानी कि सफ़ेद चूना पत्थर उसका इस्तेमाल हुआ था, और जो हमारा पाल शैली है इसके अंदर में अधिकतर जो हमारा ब्लैक स्टोन यानी जो काला पत्थर है उसकी जो मूर्तियां हैं वो इसमें बनी हुई हैं। लेज़र का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा नेत्र चिकित्सा, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, लेज़र का उपयोग हम इसमें करते हैं। जितनी भी हमारी जो आंखों के ट्रीटमेंट होते हैं ना उसमें हमारा लेज़र का इस्तेमाल होता है। फिर ऑप्शन बी है हमारा बारकोड स्कैनिंग, तो बारकोड रीडर जो होते हैं ना उसमें लेज़र बीम का उपयोग बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा ठीक है, इसमें हमारा लेज़र का उपयोग होता है। इसके अलावा हमारा जो फाइबर ऑप्टिक्स है इसके अंदर में हमारा क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है ना उस कम्युनिकेशन लाइन में लेज़र के जो सिग्नल होते हैं उसके माध्यम से डाटा को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये भी हमारा ठीक है, लेज़र का उपयोग इसमें भी होता है। फिर हमारा कार्बन डेटिंग, तो ये हमारा
गलत है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग जो होता है ये हमारा जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ना उसको नापता है। इसके अंदर में लेज़र का इस्तेमाल नहीं होता, इसके अंदर में किसका इस्तेमाल होता है, इसके अंदर में हमारा C14 रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किस क्षेत्र में लेज़र का इस्तेमाल नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डेटिंग में। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं किस राजवंश से जुड़ी हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चोल वंश से। चोल वंश के राजाओं ने 9वीं से लेके 11वीं शताब्दी ईस्वी में इन मूर्तियों का जो है निर्माण करवाया था। इन मूर्तियों को किस टेक्निक से बनाया जाता था, इन्हें लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, यानी कि लुप्त मोम से। तो आपको ये भी याद रखना है। रानी की वाव किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। तो रानी की वाव जो है ये गुजरात के पाटन में है। ये एक सीढ़ीदार कुआं है जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी के अंदर में चालुक्य वंश की रानी उदयमती ने बनवाया था। तो ये क्या है, एक तरीके का स्टेप वेल है, यानी कि सीढ़ी नुमा कुआं है, ठीक है। इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में प्रारंभ हुई थी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में। तो कलकत्ता मेट्रो की जो शुरुआत है ये 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ये भारत की पहली और सबसे पुरानी मेट्रो है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 10 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।